नमस्ते दोस्तों, फीडबैक देना ना भूलें और कहानी का मजा लें। सभी लोग हैरान हैं कि एक बिल्ली ने लुटोरेन के जादुई जानवर को हरा दिया। जीवू सेओ और मिस्टर कर्डेन खाली चेहरे के साथ वहां खड़े हैं और मिस्टर कर्डेन अपने पंजे चाट रहे हैं। बैठक के दौरान मिस्टर इनह्युक कहते हैं कि बिल्ली का लैंसलॉट को हराना संभव है क्योंकि उन्हें बिल्लियों की क्षमता की झलक मिली। हालांकि मिस को कहती हैं कि यह पर्याप्त व्याख्या नहीं है। मिस्टर इनह्युक कहते हैं कि जीवू अपनी बिल्ली को नियंत्रित नहीं कर पाता, जो उसकी कमजोर संवाद क्षमता दिखाता है। फिर भी जीवू की अनियंत्रित बिल्ली ने हरा दिया लुटोरेन परिवार के जादुई जानवर को। मिस्टर इनह्युक मिस को से पूछते हैं कि क्या इसे समझाने का कोई और तरीका है। लुटोरेन का जादुई जानवर भी बिल्ली परिवार से है। वे कहते हैं कि बिल्लियों के सामने सब बराबर हैं क्योंकि बिल्लियों से बड़ा कुछ नहीं। प्रशिक्षक कहते हैं कि जीवू की क्षमता अभी भी अद्भुत है। उसने ड्यूक ग्रेन को हराया और उसका संवाद कौशल उत्कृष्ट था। मिस्टर इनह्युक उन्हें बताता है कि जीवू कर्डेन ब्रेक का शिष्य है। कर्डेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली जागृत व्यक्तियों में से एक है, इसलिए उसने जीवू को किसी कारण से अपना शिष्य चुना होगा। श्रीमती को कहती हैं कि उनका मानना है कि बिल्लियों से बातचीत करने की उसकी क्षमता सबसे महत्वपूर्ण कारक थी। दूसरी ओर जब श्री कर्डेन अपने शरीर को खींचते हैं, वे सोचते हैं कि मुकाबला उनके लिए मजेदार था। उन्हें बिल्ली के रूप में लड़ने के लिए प्रतिद्वंद्वी खोजने में कठिनाई हुई, लेकिन उसे मुक्के मारना अच्छा लगा। जीवू चिंतित दिखता है जब वह श्री कर्डेन से पूछता है कि अब क्या करें, क्योंकि उसे लगता है कि थोड़ा शोर हो सकता है। श्री कर्डेन जीवू को बताते हैं कि इससे बचा नहीं जा सकता क्योंकि जब उन्होंने ड्यूक ग्रेन को हराया तब से ही हलचल मच गई है। इसके अलावा देश को कई अन्य कारणों से नियंत्रण में रखा जाएगा क्योंकि यह काफी बड़ा मामला है। जीवू श्री कर्डेन से पूछता है कि क्या वह अब बिल्ली की शक्ति का उपयोग कर सकता है क्योंकि वह पहले से ज्यादा मजबूत लगता है। श्री कर्डेन उसे बताते हैं कि वह उतने शक्तिशाली नहीं है जितने पहले थे, लेकिन बिल्ली की तरह कुछ शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे लगता है कि इस विषय पर और पढ़ाई करनी चाहिए। श्री कार्टिन कहते हैं कि वह लड़ाई से इतना ऑब्सेस्ड है कि उसे अपने मूल रूप में लौटने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बजाय वह बिल्ली के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करना सीख रहा है। श्री कर्डेन कहते हैं कि अब जब वह बिल्ली है तो यह अध्ययन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। श्री कर्डेन श्री कार्टिन से पूछते हैं कि क्या वह भी बिल्ली के रूप में अपनी हीलिंग शक्ति का उपयोग सीख रहे हैं। वह सहमत होता है और सोचता है कि कर्डेन बिल्ली रूप में इतना शक्तिशाली कब हुआ। उसने पहले उसे ट्रेनिंग करते देखा था, लेकिन जो हुआ वह उम्मीद से कहीं ज्यादा था। अचानक डोरबेल बजी और जीवू देखने गया कि बाहर कौन है। वह एक आदमी को कमरे से बाहर आते देखता है जो उसका अभिवादन करता है और कहता है कि वह खुद को ठीक से परिचित कराने आया है। वह बताता है कि वह आर्थर ब्रायन है। जी वो भी अपना परिचय देता है और कहता है कि वह जीवू सेओ है। अचानक उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। आर्थर कहता है कि उसने देखा कि उसने ड्यूक को हराया और सुना कि उसने कैन को भी मात दी। जी वो उसे बताता है कि वह भाग्यशाली है। आर्थर सोचता है कि वह सज्जन दिखता है और उसे यकीन नहीं कि बच्चे ने ड्यूक और कैन को हराया। आर्थर कहता है कि उसका इरादा नहीं था, पर उसकी वजह से वह फेस बचा सका क्योंकि वे हारे, वह नहीं। वह कहता है कि वह सिर्फ जीवू को धन्यवाद देने आया था। धन्यवाद कहते ही वह कहता है कि वह थका होगा तो आराम करे और बाद में बात करेंगे। वह बाहर जाता है और कार्टिन बताता है कि ब्रायन, ग्रेन और लुटोरेन विश्व प्रसिद्ध हैं, तो प्रतिद्वंद्वी होना स्वाभाविक है। वहां उनके वारिस समान उम्र के हैं और पूछता है क्या उसने तस्वीर देखी है। कार्टिन बताता है कि वे दोनों उससे हार गए। सिर्फ आर्थर ने चारों से ड्रॉ किया, इसलिए वह उनसे ज्यादा काबिल था। रात में अकादमी के प्रोफेसर प्रिंसिपल से कहते हैं कि उनके छात्र अनोखे हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि वह उसकी प्रशंसा से सम्मानित महसूस करता है और कहता है कि अगर वर्ल्ड अवेकनेड एकेडमी के छात्र सतर्क रहते तो नतीजा अलग होता। प्रशिक्षक ने कहा कि उन्हें यकीन है कि उनके छात्रों ने दक्षिण कोरिया के छात्रों से बहुत कुछ सीखा और यह उनके साथ एक सुखद अनुभव रहा। प्रिंसिपल हान मुस्कुराकर कहते हैं कि यह उनके लिए भी एक मूल्यवान अनुभव था। वर्ल्ड अवेकनेड एकेडमी का प्रशिक्षक मन ही मन उसे कोसता है और सोचता है कि वे छिपकर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। वह तय करता है कि वह पता लगाएगा कि वह मुस्कुराते चेहरे के पीछे और क्या छिपा रहा है। वह प्रिंसिपल हान से कहता है कि वह तुरंत लौटना चाहता है, लेकिन उनके छात्रों को अभी ठीक होने की जरूरत है। प्रिंसिपल मुस्कुराकर कहते हैं कि वे जितना चाहें रह सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उसने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया और प्रिंसिपल ने कहा कि वह स्वागत है। लौटते हुए प्रोफेसर कहता है कि उसे पहले वू इन और जी वू से मिलना होगा क्योंकि वे स्वतंत्र हैं, इसलिए उन्हें वर्ल्ड अवेकनेड एकेडमी में लाना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर कैन जीवू से हारकर गुस्से में आ जाता है। वह क्रोध में चीजें इधर उधर फेंकता है और मानने को तैयार नहीं कि वह जीवू से हार गया, जिसकी मुख्य शक्ति संवाद नहीं है। हालांकि उसने अपने परिवार के जादुई प्राणी लैंसलॉट का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह जीवू को हरा नहीं पाया। उसे डर है कि जीवू से हार की खबर परिवार तक पहुंचने पर उसकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। वह उस बिल्ली के बारे में सोचता है और अचरज करता है कि क्या वह आम बिल्लियों से अलग है।
वह इस बात से सहमत है क्योंकि यही एकमात्र संभव व्याख्या है उसके जादुई प्राणी की हार की। कोई साधारण बिल्ली लुटोरेन परिवार के पाले जादुई प्राणी को नहीं हरा सकती। वह सोचता है कि बिल्ली साधारण दिखती है, पर शायद इस देश ने उसे गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया है, इसलिए वह जीवू से वह बिल्ली लेने का फैसला करता है। सुबन ली हैरान होकर जीवू से पूछता है कि क्या उसने सच में अपनी बिल्ली से कैन लुटोरेन को हराया। श्री कार्टिन कहता है कि यह जागृत लोगों के बीच नहीं, बल्कि उनके साथी जानवरों के बीच लड़ाई थी। आश्चर्यचकित सुबन जीवू को बताती है कि उसके पास अभी भी कैन लुटोरेन से लड़ने की शक्ति है, क्योंकि वह लुटोरेन परिवार के रहस्यमय प्राणी के साथ आया था। गिसुक उनसे कहता है कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, एक रहस्यमय प्राणी के रूप में वह उस मोटी बिल्ली का कोई मुकाबला नहीं है। श्री कैडिन तुरंत गिसुक को घूरता है। वह अपने शब्द वापस लेता है जब उसे याद आता है कि श्री कैडिन ने क्लेन भाइयों के साथ लड़ाई की थी। वह जानता है कि रहस्यमय प्राणी क्या है, पर वह उस मोटी बिल्ली राक्षस को कभी नहीं हरा सकता। सुबन जीवू से पूछती है कि क्या वह जानवरों से भी बात कर सकता है। वह बताता है कि यह क्षमता इतनी अच्छी नहीं है, वह केवल उन 2 बिल्लियों पर इसे इस्तेमाल कर सकता है। गिसुक उन्हें सुनता है। जीवू सुबन को बताता है कि वह इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। वह कहती है कि यह फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यह कैन लुटोरेन की बात है। गिसुक श्री कार्टिन और श्री कैडिन बिल्ली का खाना खा रहा है। वह भ्रमित हो जाता है जब वह श्री कार्टिन को अगले पैरों से बिल्ली का खाना खाते देखता है। वह सोचता है कि पतली बिल्ली ऐसा क्यों करती है, उसे यह बुरा लगता है। सुबन जीवू से कम्युनियन शक्ति से लड़ने को कहता है। गिसुक मना करता है। जब सब गिसुक की बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सुबन गुस्से में कहता है कि वह मर जाएगा। वह जीवू को लात मारना शुरू कर देता है। गिसुक उसे रोकता है, कहता है कि वह उसकी जान बचा रहा है। वह गाली देती है, कहती है कि वह उसे नीचा दिखा रहा है और मरने को कहती है। वो इन जीवू को बताता है कि आईसेउल अचानक वापस जा रही है। जीवू पूछता है क्यों, क्योंकि अकादमी अभी भी चल रही है। सुबन पूछता है क्या वह आईसेउल के कुत्ते के बारे में जानता है। वह बताती है कि कुत्ता घायल है और इलाज के लिए वापस जा रहा है। जीवू कहता है कि अकादमी में भी इलाज की सुविधा है। सुबन कहती है वो नहीं जानती। शायद आईसेउल मीर में कुत्ते का इलाज चाहता है, क्योंकि वे पशु चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। वह सुझाव देती है कि वो आराम करे क्योंकि सब जा रहे हैं। जीवू वहां बैठा है, दुर्री के गंभीर घायल होने की जानकारी से परेशान। श्री कैडिन कहता है अगर आईसीयू लौट रही है तो कुत्ता गंभीर रूप से घायल होगा, और सलाह देता है कि वो खुद पूछे क्योंकि वो काफी देर से बाहर है। जीवू आईसीयूल से मिला, जिसने कहा कि उसने सुना है कि उसने कैन लुटोरेन से स्पैरिंग जीता, और पूछा क्या वो घायल है। जीवू कहता है वो ठीक है, पर सुना है कि वो कुत्ते के इलाज के लिए लौट रही है, और पूछता है क्या वो इतना घायल है। वह बताती है कि उसकी एक आंख गंभीर रूप से घायल है और शायद अंधी हो जाए। वह यह बताते हुए रोने लगती है। वह पूछता है क्या मीर में इलाज से दुर्री ठीक हो सकता है। वह कहती है कि मीर के लिए भी पूरा इलाज करना मुश्किल होगा। वह कहती है यह पूरी तरह उसकी गलती है, उसे दुर्री की रक्षा करनी चाहिए थी। वह रो रही है क्योंकि वह जीवू के पास अलविदा कहने आती है। उसे अगली मुलाकात तक का ख्याल रखने के लिए वह कहती है। जीवू ने भी उसे अलविदा कहा और ख्याल रखने के लिए कहा। श्री कैडिन कहते हैं कि लगता नहीं कुत्ता गंभीर हुआ और आंख को बुरी चोट लगी। जीवू भी यही सोचता है। श्री कैडिन घटना याद करते हैं जब कुत्ते ने लैंसलॉट से बचाया। श्री कार्टिन अचानक कहते हैं यह बुरा है। श्री कैडिन मानव रूप में बदलने को आश्चर्यचकित हैं। वे कहते हैं जो लोग जानवरों से संवाद कर सकते हैं उनका अपने जानवरों से विशेष संबंध होता है। बचपन से ही उन्होंने समय बिताया और गहराई से संवाद किया। श्री कार्टिन आश्चर्य करते हैं कि क्या यह आइसोल था, क्योंकि अपने कुत्ते की देखभाल करती। वह भी ऐसा ही होना चाहिए। श्री कैडिन आश्चर्य करते हैं क्योंकि वह भ्रमित हैं। श्री कार्टिन दुखी होती हैं जब यह जानती हैं कि आइसेउल बचपन की दोस्त होने का मतलब उसका कुत्ता अंधा हो जाएगा। जीवू श्री कार्टिन से पूछता है क्या वह दुर्री की आंख ठीक कर सकते हैं। श्री कार्टिन कहते हैं कि चूंकि चोट ज्यादा पुरानी नहीं है, इलाज संभव है, क्योंकि वह महान श्री कार्टिन है। आखिरकार जीवू सोचता है श्री कार्टिन दुर्री को ठीक कर सकते हैं, पर उसके पास बदले में देने को कुछ नहीं है। कार्टिन हमेशा अपनी सेवाओं के लिए कुछ लेते हैं। इस बीच श्री कार्टिन जीवू के सामने खड़े होकर गहराई से सोचते हैं कि क्या पूछें। उल्टा जीवू को लगता है उसके पास ऐसा कुछ नहीं जो श्री कार्टिन को आकर्षित करे। श्री कार्टिन समझते हैं कि जीवू उनसे लड़ते समय की तरह आक्रामक बनने की कोशिश कर रहा है। श्री कार्टिन जीवू को बताते हैं कि वे दुर्री को ठीक कर सकते हैं, पर एक शर्त पर। जीवू पूछता है कि वह कैसी शर्त है। कार्टिन श्री कैडिन को बताते हैं कि उसने अपने मोटे शरीर से कैसा मुक्का मारा था। अगर वह उसे सिखाता है कि बिल्ली घूंसा मारती है तो वह दुर्री को ठीक कर देगा। वह अगले रूप में श्री कैडिन को यह बताता है यह काफी होगा अगर उसने उसे सिखाया कि अपनी शक्ति को कैसे स्थानांतरित किया जाए। केवल तंत्र कुछ करेगा। श्री कैडिन समझने की कोशिश करते हैं कि श्री कार्टिन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।
श्री कार्टिन गुस्से में आ जाते हैं और यह बताते हैं कि कुत्ता उसे बचाते समय घायल हो गया, इसलिए वह भी जिम्मेदार है। श्री कडेन समझते हैं कि श्री कार्टिन सही है। श्री कडेन यह निर्णय करते हैं कि वह सही है और सौदा पक्का है। जीवू खुश हो जाता है और वह कूदना शुरू कर देता है, जिसे खुशी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वह उन्हें बताता है कि वह इसोल को बताएगा। श्री कार्टिन हर किसी से कहते हैं कि इमारत छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यह उन्हें परेशान करता है। वह उन्हें इमारत से बाहर निकलने के लिए कहता है, न केवल उन्हें बल्कि वहां हर कोई। वह कमरे के अंदर मुड़ता है, उनसे कहता है कि उसने खुद को काफी स्पष्ट कर लिया है। जब वह कमरे में गया, उसने अपने आप को अपनी बिल्ली की उपस्थिति में बदल दिया। श्री कार्डेन पूछते हैं कि वह दुर्री को बिल्ली क्यों मान रहा है, जिस पर श्री कार्टिन उन्हें बताते हैं कि यह प्रशिक्षण का हिस्सा है। वह बिस्तर पर कूदता है जहां दुर्री लेटी है। इसके अलावा वह श्री कडेन को बताता है कि वह यह भी देखना चाहता है कि बिल्ली के शरीर में जानवरों का इलाज कैसा होगा। वह श्री कडेन को कहता है कि कुत्ते का इलाज करते समय उसकी देखभाल करें। वह कडेन को घूरते हुए कहता है कि काम खत्म होते ही उसे यह कौशल सिखाएं। कडेन सहमत होते हैं और सोचते हैं श्री कार्टिन इसे सीखने के लिए उत्सुक हैं। जब सब बाहर हैं, इसोल हैरान है कि श्री कार्टिन दुर्री का इलाज कर रहे हैं और उम्मीद करती है कि दुर्री की आंख ठीक हो जाएगी। जीवू इस्माइल से कहता है, चिंता न करें, श्री कार्टिन ने कहा है कि वह कुत्ते को ठीक कर देंगे। इसोल पूछती है क्या ऐसा होगा, और वह हाँ कहता है। वह जीवू से पूछती है कि श्री कार्टिन दुर्री का इलाज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनसे इलाज पाना मुश्किल है। जीवू उसका सवाल सुनकर भ्रमित हो जाता है और समझ नहीं पाता क्या कहे। तो वह जवाब देता है कि इसका कारण है श्री कार्टिन को जानवरों से प्यार है। उसे याद है जब उसने श्री कडेन से पूछा कि क्या वह इससे सहमत हैं। हंसते हुए उन्होंने कहा, बिल्कुल, यह कौशल कार्टिन के इलाज के लिए कम कीमत है। जीवू ने उन्हें बताया कि यह अभी भी कडेन का बनाया हुआ था। उन्होंने कहा कि बिल्ली घूंसे बिल्लियों का स्वाभाविक हथियार है, उन्होंने बस इसे अपने शरीर के अनुकूल बनाया। कार्टिन सिर्फ बिल्ली घूंसे सिखाने की बुनियादी बातें मांग रहा है। इसके बाद यह पूरी तरह से श्री कार्टिन पर है कि वे इसे अपना बनाएं। श्री कडेन हंसते हैं, सोचते हुए कि यह सरल है। इसोल चिंतित बैठा है, आशा करता है कि दुर्री ठीक हो जाएगा। बगल में खड़ी मिस कोह सोचती हैं कि वह दुर्री का इलाज क्यों कर रहे हैं। वह अपनी चिकित्सा क्षमता के लिए मशहूर हैं, पर अनिच्छुक होने पर किसी का इलाज नहीं करते, चाहे वह मर ही क्यों न जाए। वह सोचता है कि वह एक अजनबी कुत्ते का इलाज क्यों कर रहा है। वह जीवू को देखती है और सोचती है कि यह सब उसी की वजह से है। शायद श्री कार्टिन उसकी वजह से कुत्ते का इलाज कर रहा है। आर्थर ड्यूक को बताता है कि कैन भी जीवू से हार गया, जो कि अद्भुत है। वह कहता है कि ड्यूक ने स्पैरिंग मैच में जीवू के शानदार लड़ाई कौशल देखे, पर उसे नहीं पता कि जीवू जानवरों से इतनी अच्छी तरह बात कर सकता है। ड्यूक पूछता है क्या वह गलत है, क्या उसका एक और मुकाबला हुआ था। आर्थर कहता है कि यह सच है, प्रोफेसर जानकारी छिपा रहे हैं, पर वह निश्चित है यह सीधी लड़ाई नहीं थी, वे अपने जानवरों के साथ लड़े थे। आर्थर मुस्कुराता है। वह ड्यूक को आराम करने का सुझाव देता है और जाता है। वह कमरे से बाहर निकल जाता है। ड्यूक हैरान है कि जीवू सेओ ने कैन को हरा दिया। उसने सोचा था कि वह जीवू से अपनी क्षमताओं की कमी के कारण हारा था। कैन जीवू बिल्ली को खोज रहा है ताकि घर लौटने पर परिवार उसे माफ कर दे। वह सोचता है कि बिल्ली कहाँ मिल सकती है। उसने चारों ओर देखा, पर बिल्ली नहीं मिली। सोचा क्या लड़के के कमरे में घुसे। वह श्री कार्टिन को वहां बैठे देखता है। वह सोचता है कि वह बदसूरत बिल्ली क्यों दिख रही है, न कि वह जिसे वह ढूंढ रहा था। उसे लगता है कि श्री कार्टिन भी जीवू की बिल्ली है, पर वह नहीं जिसे वह ढूंढ रहा था। कोई फर्क नहीं, वह उसे अपना बनाएगा, क्योंकि वह हर जानवर को लेना चाहता है जिससे जीवू जुड़ा है। श्री कार्टिन सोचते हैं कि कैन उनके सामने खड़ा होकर क्या कर रहा है। कैन अपनी शक्ति से श्री कार्टिन को सम्मोहित करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि बिल्ली उसकी आंखों में देखे और उसके पैरों पर गिर जाए, लेकिन श्री कार्टिन पर कैन की शक्ति का कोई असर नहीं होता। कैन सोचता है क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी शक्ति श्री कार्टिन पर काम नहीं कर रही। वह श्री कार्टिन को पास आने को कहता है, पर श्री कार्टिन मुड़ जाते हैं। वह गुस्से में सोचता है कि इस बदसूरत नपुंसक बिल्ली की हिम्मत कैसे हुई उसे नजरअंदाज करने की। वह फिर श्री कार्टिन को आदेश देता है, पर वह फिर मुड़ जाता है। वह कैन पर हमला कर उसे मारता है। कैन सोचता है कि क्या हो रहा है और वह कहाँ है। वह फिर हमला करता है और कैन सोचता है कि वह कौन है जब श्री कार्टिन उसे बार बार मारता है। जब कैन बेहोश होकर गिरा, श्री कार्टिन उस पर कीचड़ फेंककर वहां से निकल गए। श्री इनह्योक सबको बताते हैं कि कैन को अल्पकालिक स्मृति लोप है। प्रशिक्षक ने अचानक पूछा कि उसे यह क्यों हुआ। श्री इनह्योक व्यंग्य से कहते हैं कि शायद कैन पिछला मैच हार गया, जो उसे बड़ा झटका था। वह बताता है कि गार्डों ने उसे खाली नजर से घूमते देखा। वह कहता है कि गार्डों से यह सुनकर वह भी हैरान था। सुश्री को सोचती हैं कि बिल्ली ने उसके परिवार के जादुई प्राणी को हराया। श्री इनह्योक उन्हें चुप रहने और कैन की याददाश्त लौटने की प्रार्थना करने को कहते हैं। सब सोचते हैं
उसका अनुसरण कब इतना सहज हो गया? कैन जागता है पर दिमाग खाली है, कुछ याद नहीं आ रहा। वो सोचता है कि बाहर क्यों चल रहा है, खुद से पूछता है। कितना भी सोचे कुछ याद नहीं आ रहा उसे। अचानक याद आया, वो मोटी और दुबली बिल्ली ढूंढ रहा था। लगता है उसने देखा, पर उसके बाद कुछ याद नहीं, समझ नहीं पा रहा दिमाग में ये आवाजें क्यों सुन रहा है। प्रशिक्षक सोचता है अल्पकालिक स्मृतिलोप बहुत खराब है। हार से झटका लगा, पर उसे खुद को संभालना चाहिए था। ये घटना लुटोरेन परिवार में कैन की स्थिति कमजोर कर सकती है। वो इन की ओर बढ़ते हुए उसे बुलाता है। अचानक बुलाने के लिए माफी मांगता है। पूछता है, सुना है तुम अभी स्वतंत्र हो, क्या ये सच है? वो इन मानता है कि वह असंबद्ध है। प्रशिक्षक उसे एक शानदार प्रस्ताव देकर विश्व जागृत अकादमी में शामिल होने का मौका देता है। वह वो इनको बताता है कि उन्होंने उसमें क्षमता देखी है, इसलिए वे उसे यह प्रस्ताव दे रहे हैं। वह कहता है, छोटे देश की अकादमी के बजाय विश्व जागृत अकादमी में आओ और विश्व स्तरीय शिक्षा पाओ। वह कहता है कि सिर्फ उनकी अकादमी ही उसे विकसित होने में मदद कर सकती है। वो इन सोचता है। प्रशिक्षक को लगता है कि वह मान जाएगा, क्योंकि असंबद्ध जागृत को ऐसा मौका मिलना असंभव है। वह सोचता है कि उसने वो इन को अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन वो इन अचानक प्रस्ताव ठुकरा देता है और कहता है कि वह उनके साथ नहीं आना चाहता। यह कहकर वह मुंह फेरता है और अपनी दिशा में कदम बढ़ाता है। एक प्रोफेसर दूसरे से कहता है कि उनका प्रस्ताव ठुकराना बेतुका है, जबकि दूसरा कहता है कि लड़का उनके बारे में कुछ नहीं जानता और सुझाता है कि वो इनसे अगली योजना के मुताबिक निपटें। अचानक जीवू वहां आकर उनका अभिवादन करता है। वर्ल्ड अवेकनेड एकेडमी का प्रशिक्षक जीवू से पूछता है कि क्या वह मिलने की जगह जा रहा है। जीवू कहता है, हाँ। एक प्रोफेसर जीवू को बताता है कि उसने मैच में उसकी क्षमता देखी है और दूसरा उसकी तारीफ करता है कि वह करीबी लड़ाई और पशु संवाद में बहुत प्रतिभाशाली है। इसके अलावा वह असाधारण रूप से प्रतिभावान है। वह जीवू से कहता है, उसने जीवू से कहा कि उसने सुना था कि जीवू भी किसी से जुड़ा नहीं है। जीवू ने इस बात से सहमति जताई, क्योंकि वह अभी भी स्वतंत्र है। उसने जीवू से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, वे अब उसकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करेंगे। जीवू ने कहा कि वह समझ नहीं पा रहा कि प्रोफेसर क्या चाहता है। वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी के प्रशिक्षक और प्रोफेसर ने उसे अपनी अकादमी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उसने बताया कि वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है, जहां दुनिया भर के प्रतिभाशाली जागृत लोग अपनी शक्तियां विकसित करते हैं। उसने समझाया कि केवल वे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो कठोर योग्यता परीक्षा पास करते हैं, उनकी अकादमी में प्रवेश पा सकते हैं। उसने बताया कि वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी के सभी प्रोफेसर भी उच्च श्रेणी के हैं। प्रशिक्षक और प्रोफेसर जीवू को बताते हैं कि वह उनके साथ रहने के लायक है। वे सुझाव देते हैं कि वह छोटे देश में समय न गंवाए, बल्कि दुनिया में आगे बढ़े। प्रस्ताव के बाद प्रोफेसर को यकीन था कि जीवू मान जाएगा। वो इनके साथ जो हुआ था वह जीवू के साथ नहीं होगा। जीवू माफी मांगता है। प्रोफेसर फिर पूछता है, क्या वह प्रस्ताव ठुकरा रहा है? जीवू कहता है कि वर्ल्ड अवेकन एकेडमी अच्छी जगह है, वहां पढ़ना अच्छा होगा, पर उसे अपनी वर्तमान जगह पसंद है और कहीं और जाने की इच्छा नहीं है। वह प्रशिक्षक और प्रोफेसर को धन्यवाद देकर बैठक स्थल की ओर चला गया। प्रशिक्षक गुस्सा होता है कि जीवू ने कैसे अकादमी में आने से मना किया। सुख प्रोफेसर के प्रस्ताव को ठुकराकर कहता है कि वह शामिल नहीं होना चाहता। प्रोफेसर पुष्टि करता है कि अगर वह अकादमी में शामिल होना नहीं चाहता, वह बताता है कि यह उससे ज्यादा जटिल है, उनकी अकादमी वहां है। वह कहता है कि उसकी क्षमता देखकर वह सिफारिश पत्र लिखने को तैयार है। जागृत लोगों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षण संस्थान, वह सिर्फ वहां रहकर सबसे अद्भुत शक्ति पालेगा। सुख कहता है कि बेस्ट अकादमी के छात्र हारे तो वर्ल्ड अकादमी इतनी अच्छी नहीं लगती। प्रशिक्षक कहता है कि एक मैच से सब नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये छात्र उत्कृष्ट हैं, लेकिन अन्य महान छात्र भी हैं। इसके अलावा उनकी अकादमी शिक्षा के साथ साथ एक पृष्ठभूमि भी देती है। सुख जम्हाई लेकर प्रस्ताव ठुकराता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा। प्रशिक्षक गुस्से में पूछता है कि ये लोग उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। उसे याद है कि सुबन ने मना कर दिया था, बहाना देकर कि दादाजी उसे जाने नहीं देंगे। गैंग सियोक ने भी माफी मांगी, जबकि इन कांग तो आया ही नहीं। वह सोचता है, यह देश उनके बारे में क्या सोचता है। उनके बच्चे भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। वह अपने साथी को किसी और बच्चे से नहीं मिलने देगा, क्योंकि कोई विश्व जागृत अकादमी के लायक नहीं है। दूसरी ओर जीवू ठीक हुए दुर्री से मिलता है। इसोल जीवू को धन्यवाद देती है, पर वह कहता है कि श्रेय श्री कार्टिन को जाता है। कार्टिन और उसने बताया कि श्री कार्टिन ने दुर्री का इलाज किया, क्योंकि जीवू ने उनसे कहा था। जीवू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, श्री कार्टिन जानवरों से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने दुर्री का इलाज किया। इसोल भावुक होकर कहती है कि वह जानती है, अगर जीवू न होता तो श्री कार्टिन ने उसके कुत्ते का इलाज नहीं किया होता, और फिर से धन्यवाद देती है। श्री कैडन और श्री कार्टिन सो रहे थे। सुबन इसोल से पूछती है कि क्या वह ठीक है
उसका चेहरा लाल है। वह पूछती है कि क्या वह ठीक नहीं है या उसे बुखार है। वह उसे दूर धकेल देती है। सुबन सोचकर उसे चुप रहने को कहता है। तभी मुद्दा कहती है कि उसे जाना है और कुत्ते के साथ भाग जाती है। सुबन कुत्ते को देखकर कहती है कि वह पूरी तरह ठीक लग रहा है। जी, वो बताता है कि श्री कार्टिन ने कुत्ते का इलाज किया। सुबन जीवू से कहती है कि श्री कार्टिन ने उसका कोर भी ठीक किया। उनकी चिकित्सा क्षमता अद्भुत है। वह पूछती है कि श्री कैडन और श्री कार्टिन दोनों इतने सुंदर क्यों हैं, किसे चुनूं, यह बड़ी दुविधा है। जी सुख उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वह किसी को नहीं चुन पाएगी। जब वे लड़ रहे हैं, वो इन पूछता है कि क्या विश्व जागृत अकादमी के प्रोफेसर उसे देखना चाहते हैं। वर्ल्ड अवेकनेड एकेडमी के छात्र और उनके प्रोफेसर जाने को तैयार हैं, जबकि प्रिंसिपल हान उन्हें विदा करने खड़े हैं। वह कहता है कि यह दुख की बात है कि वे सब जा रहे हैं। प्रोफेसर कहता है कि वे काफी आराम कर चुके हैं, बच्चे भी ठीक हो गए हैं, तो उन्हें जाना चाहिए और प्रिंसिपल को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा। प्रिंसिपल मुस्कुराकर कहता है कि यही तो उन्हें कहना चाहिए और उनसे फिर आने का अनुरोध करता है। प्रोफेसर आश्वासन देता है कि अगर भविष्य में बुलाया गया तो वे फिर आएंगे। साथ ही वह मन ही मन प्रिंसिपल को कोसता है। वह सोचता है कि प्रिंसिपल सबकी पीठ पीछे अपनी ताकत बढ़ाता है। जहाज में चढ़ते हुए वह सोचता है कि वह यह कभी नहीं भूलेगा और देखेगा कि जब उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा तब भी क्या वह इतना घमंडी रहेगा। वह दूसरे प्रोफेसर से कहता है कि उन सबको खत्म कर दो। जैसे जीवू अकादमी में दौड़ रहा था, पीछे से एक मास्क पहने आदमी अचानक कूदा। उसने जीवू सेओ को देखा और सोचा कि अच्छा है क्योंकि वह पहला लक्ष्य है। जैसे ही वह जीवू पर हमला करने वाला था, अचानक किसी ने उस पर हमला किया। इस वजह से वह जीवू पर हमला करने में चूक गया। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वह अहम्योंग है। रात में चांदनी में प्रोफेसर ने खड़े अहम्योंग से पूछा। उसने पूछा कि वह वहां क्यों खड़ा है। उसने कहा कि वे दोनों एक ही कारण से यहां हैं और पूछा क्या यह सच है। प्रोफेसर ने पूछा कि क्या उसका लक्ष्य अकादमी है। साथ ही उसने पूछा कि क्या यह जीवू सेओ है। अचानक अहम्योंग ने पीछे से उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने कहा कि उसका लक्ष्य जीवू नहीं है, उसका निशाना वे लोग हैं जो उसके पीछे हैं। प्रोफेसर की पीठ से खून बहने लगा। यह उसके लिए अनपेक्षित था। उसने कहा कि प्रोफेसर बनकर वह एक कमजोर हत्यारा बन गया है। यह बहुत आसान है। मैंने उससे पूछा कि वह जीवू सेओ की रक्षा क्यों कर रहा था। वह कहता है कि वह उसका कर्जदार है और फिर से हमला करता है। हमले के बाद भागते हुए वह जीवू सेओ को जमीन पर पड़ा देखता है। जीवू उसे देखकर ह्यूंग कहता है, जो बड़े पुरुषों को संबोधित करने का शब्द है। वह पूछता है कि यह उसे वहां क्यों लाया। वह कहता है कि कडेन शिष्य के रूप में उसे सतर्क रहना चाहिए ताकि कडेन खतरे में न पड़े। वह आगे कहता है कि यह अब भी अनिश्चित है। अब से लोग उसे कडेन का शिष्य मानेंगे, इसलिए उसे ज्यादा खतरा होगा। हालिया घटना के कारण विश्व जागृत अकादमी उस पर अधिक ध्यान देगी। जीवू चिंतित होकर पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह समझ नहीं पा रहा कि कडेन को बचाने के लिए क्या करे। कडेन, वह कहता है कि मजबूत बनो ताकि दुनिया को कह सको कि तुम कडेन के शिष्य हो। जी वो खड़ा होता है और उसे आश्वासन देता है कि वह मजबूत होने की पूरी कोशिश करेगा और मायोंग को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जाने से पहले वह जीवू को बताता है कि उसने अपना कर्ज चुका दिया है। जब जीवू श्री के पास लौटता है, कडेन और मी कार्टिन दोनों सीमा पर बैठे हैं। कडेन जीवू से पूछता है कि क्या मायोंग उसके लिए आया था। जीवू हाँ में जवाब देता है। श्री कार्टिन सोचता है कि मायोंग एक हत्यारा है और आश्चर्य करता है कि वह जीवू में क्यों आएगा। श्री केडेन का कहना है कि हाल ही में उनके और जीवू के बीच कुछ हुआ है। वह जीवू से पूछता है कि मायोंग ने उसे क्या बताया। जीवू ने श्री को सूचित किया। कडेन की मायोंग ने उसे इतना दृढ़ बनने के लिए कहा कि वह सभी को यह बताने के लिए कि वह मिस्टर है कडेन का प्रशिक्षु। श्री कडेन को लगता है कि मायोंग ने कुछ अनावश्यक और अर्थहीन कहा है। जीवू तब उसे बताता है कि म्योंग ने उसे क्या नोट किया है कि उसने अपना कर्ज चुका दिया है। श्री कडेन जीवू से पूछता है कि क्या मायोंग पर उसका कर्ज है या अगर कुछ हुआ है। वह सिर हिलाकर मना करता है और कहता है कि उसे पक्का नहीं पता क्योंकि वह तुरंत गायब हो गया था। श्री कडेन सोचते हैं कि मायोंग ने यूं ही नहीं कहा होगा, शायद पिछली घटना से जुड़ा है। श्री कार्टिन कहते हैं कि मायोंग अजीब है, पर जो भी हो जीवू को बहुत सावधान रहना चाहिए। जीवू कहता है कि वह पहले से ही सावधान है, स्पैरिंग में ज्यादा मेहनत की, इसीलिए अब शक्ति नियंत्रण में आराम कर रहा है। श्री कार्टिन कहते हैं कि उनका मतलब वो नहीं था, वे विश्व जागृति अकादमी की बात कर रहे थे। जीवू को समझ नहीं आया कि श्री कार्टिन क्या कहना चाह रहे थे, तो श्री कार्टिन समझाते हैं कि वे प्रतिभाशाली बच्चों को अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं। अगर ऐसा न हो तो छात्रों को खत्म कर देश को कमजोर करते हैं। वे कहते हैं कि सभी बच्चों को सावधान रहना चाहिए, पर जीवू को और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि वह स्वतंत्र है।
वो कहता है कि वह अब से बहुत सावधान रहेगा। श्री कार्टिन कहते हैं कि शक्तिशाली लोग कमजोरों से भी बदतर और परेशान करने वाले होते हैं। जीवू सोचता है कि उसमें शक्ति होनी चाहिए, तभी अहमायोंग ने उसे मजबूत बनने को कहा था। मिस जी यंग यू अगले दिन श्री इनह्योक के साथ अकादमी आती हैं। इनह्योक, एक छात्र कहता है कि बाहर होना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा छात्र बताता है कि वर्ल्ड अवेकनेड एकेडमी के बच्चे पहले ही जा चुके थे, जैसा कि वे जागृत लोगों को प्रशिक्षण करते देखते हैं। उनमें से एक ने पूछा कि क्या वे ठीक हैं? दूसरा पूछता है कि क्या उसे आज छुट्टी मिलेगी? एक ने कहा कि वे शानदार थे, क्योंकि वे मजबूत जागृत लोगों के खिलाफ डटे रहे। अचानक जीवू आता है और पूछता है कि क्या वे उसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। जीवू को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। गैंग सेओक कहता है कि वह जानता है जीवू थका है, इसलिए पूरी तरह ठीक होने पर मैच करने की सलाह देता है। जीवू मान जाता है। जी सूक जीवू के कंधों पर हाथ रखकर गैंग सेओक से कहता है कि उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। जीवू से लड़ने के लिए उसे पहले सू चान को हराना होगा, फिर जीवू से पहले ड्यूक और केन को भी हराना पड़ेगा। पास खड़ी सुबिन हंसकर कहती है कि वह सही कह रहा है। जी सूक कहती है कि सुबिन को हराना भी न भूले। एक कहता है जब हो सके तो उससे लड़ जाना। जी यंग यू बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। अच्छी बात है कि इस घटना से बच्चे एकजुट हो गए हैं। प्रिंसिपल चाहता है कि कोरिया के जागृत लोग मजबूत हों। उसे लगता है कि शिन्वा और संघ पर कोई रोक नहीं है। कुछ नियमों से सबका विकास होगा, पर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कई ताकतें देश को नियंत्रित करेंगी, इसलिए दूसरों से जुड़ना होगा। वह उससे माफी मांगता है क्योंकि कोरिया का प्रतिनिधि होने के नाते उसका बोझ और बढ़ेगा और वह दुखी है कि उसे इतना भार उठाना पड़ेगा। वह कहती है कि माफी की जरूरत नहीं। जब वह देश में पहले स्थान पर आई तब से वह इसके लिए तैयार थी। वह वापस जाने के लिए मुड़ जाती है। श्री इनह्योक पूछते हैं क्या वह बच्चों से नहीं मिलेगी? वह कहती है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मिलने की जरूरत नहीं। अचानक जीवू जाह्युंग को पुकारता है और उसकी ओर दौड़ता है। वह पूछता है कि वह कब आई। वह बताती है कि वह अभी प्रिंसिपल से मिली और वापस जा रही है। जीवू पूछता है क्या वह जा रही है और दुखी होता है कि वह इतनी व्यस्त है। वह कहती है कि वह व्यस्त है, पर जीवू से बात करने का समय है। वह जीवू के साथ बाहर गई और कहा कि उसने उसके हाल के मैच के बारे में सुना और वह विश्व जागृत अकादमी के छात्रों के खिलाफ शानदार था। जीवू शर्माता है और कहता है कि यह तो बस हो गया। जी यंग यू उससे पूछती है क्या तुम्हें यकीन है? ये तो अभी अभी हुआ। वह कहती है मैंने सुना जीवू के प्रतिद्वंदी जागृत अकादमी के टॉप 10 में थे। जीवू सिर खुजलाते हुए कहता है बस किस्मत अच्छी थी, वे लापरवाह हो गए थे। वह हंसकर कहता है लगता है मैं हमेशा यही बात दोहराता हूं। जी यंग यू कहती है तुम्हें अपनी क्षमताओं पर गर्व होना चाहिए। जीवू धन्यवाद देता है। चलते चलते जी यंग यू कहती है सुना तुमने उनका ऑफर ठुकरा दिया। जीवू बताता है हाँ, वर्ल्ड अवेकन एकेडमी ने मुझे ज्वाइन करने को कहा था। जी यंग यू पूछती है क्या मैं जान सकती हूं कि तुमने मना क्यों किया? जीवू सोचकर कहता है मुझे यह जगह और यहाँ के लोग पसंद हैं। वह कहता है मैं यहीं अपने लोगों के साथ इतना मजबूत बनना चाहता हूं कि किसी के सामने झुकूं नहीं। श्री कैडेना जीवू से पूछता है कि क्या जी यंग यू अकादमी में आई थी। जीवू बताता है कि वह आई और कुछ देर बाद चली गई। श्री कार्टिन पूछते हैं क्या जी यंग कोरिया की पहली रैंकर है? बिल्ली के घूंसे का अभ्यास करते हुए श्री कार्टिन कहते हैं कि यह उसके लिए मुश्किल होगा। जीवू कहता है कि वह सही है। जी यंग उससे बड़ी नहीं, पर कोरिया की टॉप रैंकर और शिन्वा की लीडर है। श्री कार्टिन कहते हैं कि पहला रैंकर होना कठिन है। जब तक कोई विश्व स्तर पर मान्यता नहीं पाता वह विवादों में फंसता है। कमजोर देशों के रैंकर, खासकर पहला, आसान निशाना बनते हैं। जीवू को श्री कार्टिन की बात समझ नहीं आई तो उसने पूछा कि वे क्या कहना चाहते हैं। श्री कैडेना बताते हैं कि संगठन पहले रैंकर को दबाने की कोशिश करते हैं। श्री कैडेना चिंतित हैं कि हालात पहले से बदतर हो सकते हैं। ये संगठन अकादमी चलाते हैं और जी यंग को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर जी यंग यू कुछ लोगों से लड़ रही है। यू एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा है जो हैरान है कि इतनी शक्तिशाली महिला विश्व रैंकिंग पर नहीं है। जीवू प्रिंसिपल द्वारा सिखाई गई तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। प्रिंसिपल वहां पहुंचता है और जीवू को अभ्यास करते देखता है। वह चकित है क्योंकि जीवू उसके सिखाए तरीकों से अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रहा है जैसे वह लंबे समय से कर रहा हो। उसे लगता है कि जीवू ने इतने कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। जीवू प्रिंसिपल को देखकर पूछता है कि वह क्या सोच रहे हैं। वह प्रिंसिपल से कहता है कि जाने से पहले उन्हें दिखाना चाहता है। वह इसमें बेहतर हुआ है, पर जानता है कि अभी लंबा रास्ता तय करना है। वह पूछता है कि क्या वे निराश हैं।
प्रिंसिपल पूछते हैं कि इतनी प्रगति देखकर वह निराश क्यों होंगे। वह जीवू की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह बहुत अच्छा कर रहा है। वह जीवू की तेज प्रगति देखकर काफी हैरान है। जीवू हंसकर बताता है कि अब वो उसी ताकत से ज्यादा नुकसान कर सकता है, वो तरीका अपनाकर जो उसने करीबी लड़ाई में सिखाया था। वो प्रिंसिपल को बताता है कि अब उन हमलों से शारीरिक थकान काफी कम हो गई है। प्रिंसिपल यह सुनकर खुश होते हैं। जीवू कहता है कि वो इसे लड़ाई के दूसरे पहलुओं के साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि मिस्टर कडेन ने उसे करीबी लड़ाई में हमले और हरकतों को अलग न करने को कहा था। इससे उसे एक ऐसा विचार मिला जो उसकी पूरी हरकत को बेहतर बना सकता था। प्रिंसिपल हैरान हैं कि जीवू ने सिर्फ एक तकनीक से इतना कुछ समझ लिया। वो प्रिंसिपल को बताता है कि उसने कोशिश की, पर वो उतना कारगर नहीं रहा और उसे इस पर और काम करना होगा। वो जीवू की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ये एक शानदार कोशिश लगती है। जीवू पूछता है कि क्या वो ऐसा सोचते हैं और उन्हें धन्यवाद देता है। जीवू जाते जाते उन्हें अलविदा कहता है। प्रिंसिपल खड़े होकर उसे देखते रहे, सोचते हुए कि उसकी प्रतिभा वाकई कमाल की है। अचानक वह पास से एक आवाज सुनता है। वह देखता है कि यह श्री कडेन और श्री कार्टिन है। श्री कडेन कहता है कि उसने सिखाए गए पर कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल कहता है कि अब सब औपचारिक काम खत्म हो गए हैं, हालांकि कार्टिन को देखे काफी वक्त हो गया है। श्री कडेन पूछता है, क्या लगता है? मानते हुए उसने जीवू को बल नियंत्रण सिखाया। वह कहता है कि यह किसी गैर शिष्य बच्चे को नहीं सिखाना चाहिए। प्रिंसिपल को याद आता है जब जीवू ने बताया कि श्री कडेन ने करीबी लड़ाई में हमले और गति को अलग न करने की बात कही। इससे उसे अपनी समग्र गतिविधि सुधारने का विचार मिला। प्रिंसिपल कहता है कि उसे नहीं पता क्या हो गया है। वे दोनों तय करते हैं कि देखना चाहिए कौन इस बारे में बात कर रहा है। अचानक जीवू बस में फोन पर व्यस्त है और श्री कडेन और श्री कार्टिन उसकी गोद में सो रहे हैं। जबकि वो इन खाने के बारे में सोचता है, श्री इनहाइक अन्य बच्चों के साथ बस चलाता है। एक जागृत बच्चे को लगता है कि उन्हें जीवू से फिर लड़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सभी बच्चे उससे चिपके थे। वह सोचता है कि जीवू इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। अचानक मिस्टर इनहाइक का फोन बजता है और वह हैरान होकर कॉल उठाता है। दूसरी ओर मिस जी यंग यू को नहीं पता था कि वेरोमोंट पैट्रिक दुनिया के टॉप 10 जागृतों में से एक खुद आएंगे। वह कहता है, चिंता मत करो, वह लड़ने नहीं आया, बस अपने पोते के साथ कुछ रोमांचक सुनकर आया है। उसने पूछा, क्या टॉप 100 जागृत को हराने की खबर सच है? वह उसे बताती है कि खबर सच है। वह कहता है कि वह जानती है कि यह चुनौती देश को नियंत्रण में रखने के लिए है। बेशक यह सिर्फ शुरुआत है। वह उसे बताता है कि वह यहां आया क्योंकि सोचा था कि रैंकिंग के हिसाब से वह उसके पोते के डेब्यू मैच के लिए सही स्पैरिंग पार्टनर होगी, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात के बाद उसने अपना मन बदल लिया। वह उससे पूछता है कि क्या वह उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहेगी। उसकी बात सुनकर वह भ्रमित हो जाती है और पूछती है कि वह क्या कह रहे हैं। वेरोमोंट बताता है कि जी यंग यू अविवाहित है, इसलिए वह उसके और अपने पोते के मिलन की बात कर रहा है। वह कहता है कि उसका पोता उसका जीवन साथी बनने के लिए बिल्कुल योग्य है। वह उससे पूछता है कि इस विषय पर उसका क्या विचार है। वह कहता है कि अगर वह मान जाए तो वह पैट्रिक परिवार की वैध सदस्य बन जाएगी, फिर कोई भी उसे या उसके संगठन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। अचानक दरवाजा खुलता है और जी सियोक प्रशिक्षण से लौटता है। वेरोमोंट पूछता है कि क्या वह उसका भाई है और मिस्टर इनहाइक बताते हैं कि वह जी यंग यू का छोटा भाई है। मिस्टर इनहाइक सोचते हैं कि वेरोमोंट यहां क्यों आया है, क्योंकि वह दुनिया के टॉप 10 जागृत लोगों में से एक है और वे सब जरूरत न होने पर अपनी सीमाओं में रहते हैं। पर लगता है उन्हें चेयरवुमन को हटाने की जरूरत नहीं है। वेरोमोंट जी सुक को देखकर कहते हैं कि उसमें भी कुछ उम्दा प्रतिभाएं हैं। जी यंग यू ने धन्यवाद दिया और जी सुक को कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहा। वेरोमोंट पूछता है कि वह भाई को बाहर क्यों भेज रही है, क्योंकि वे एक परिवार बनेंगे और उन्हें मिलना जुलना चाहिए। जी सुक को वेरा मोंटेस की बात समझ नहीं आई और पूछा कि परिवार बनने से उनका क्या मतलब है। वेरोमोंट का पोता अपनी सीट से उठकर जी सुक से मिलने आगे बढ़ता है। वह खुद को जोरर पैट्रिक के रूप में पेश करता है। जी सुक गुस्से में आकर अपनी बहन से पूछता है कि यह क्या हो रहा है और क्या वह उस लड़के से शादी करेगी। जी यंग यू जी सुक को कहती हैं, आराम रखो, यह सिर्फ एक प्रस्ताव है, कुछ तय नहीं हुआ है। जी वो दरवाजे पर खड़ा यह सब सुन रहा है और सोचता है, क्या सच में जी यंग यू की शादी हो रही है? जी सुक कहता है, असंभव, मेरी बहन उस लड़के के साथ है, मैं क्या करूंगा? जूरियन कहता है, जी यंग यू आकर्षक हैं, उनके साथ कोई हो यह आश्चर्य की बात नहीं, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सुक पूछता है, तुम क्या कह रहे हो, किस बात से फर्क नहीं पड़ता? जूरियन कहता है, अभी नहीं पता, पर हम जैसे जागृत लोग एक होने को बाध्य हैं। जी सुक सोचता है, यह सब बकवास है, वह क्या कहना चाहता है? जूरियन स्पष्ट करता है, वह लड़का तुम्हारी बहन के लायक नहीं है, उसकी योग्यता, पृष्ठभूमि, सब कुछ उसे उपयुक्त बनाता है। जी वो उसे सुनकर भ्रमित हो जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। सभी मुड़ते हैं और वहां केडेन खड़ा है। वेरोमोंट केडेन को देखकर चौंक जाता है।
कैडेन पूछता है कि उसका बेटा योग्य है पर शिष्य क्यों नहीं। वह हैरान है कि वह छोटा बच्चा कैडेन का शिष्य है। वेरोमोंट पूछता है क्या वह बच्चा सच में उसका शिष्य है। कैडेन कहता है कि उसने सही सुना। वह कहता है कि शिष्य की अफवाहें सुनी थीं पर सच निकली। वेरोमोंट का पोता जूरियन कैडेन को देखकर भ्रमित हो जाता है। कैडेन वह कहता है कि वह सोचा था उससे काफी युवा दिखते हैं। वेरोमोंट पोते से कहता है कैडेन जी से माफी मांगो। वह हैरान है कि वेरोमोंट कहता है कि कैडेन के शिष्य पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। कैडेन के शिष्य की योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जूरियन जी वू से माफी मांगता है और कहता है कि वह स्वीकार करे। उसने बिना सोचे समझे ऐसा कह दिया था। जी वो उसे बताता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सच है कि वह बिल्कुल योग्य नहीं है। वेरोमोंट पूछता है क्या जी वो इसे लेकर गंभीर है और सक्षम बनना चाहता है। वह पूछता है क्या उसे जागृतों की दुनिया में कैडेन के शिष्य के महत्व को समझना है। वेरोमोंट कैडेन से कहता है कि जी वू को श्री कैडेन के शिष्य का महत्व बताना चाहिए। कैडेन के शिष्य का। कैडेन कहता है कि बस काफी है। कैडेन बताता है कि हालांकि वह उसका शिष्य है पर काफी समय हो गया है। श्री कैडेन कहता है कि उसने हाल ही में एक जागृत के रूप में अपनी पहचान जानी है। वेरोमोंट सोचता है कि उसने हाल ही में उसे अपने पंख तले लिया। इतने समय बाद हर प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसी को अपना शिष्य बनाना। वह सोचता है कि क्या उस लड़के में कुछ खास है जो उसे चुना गया। जूरियन कहता है कि वह श्री कैडेन के शिष्य के साथ लड़ना चाहता है। कैडेन के शिष्य के साथ। उसकी इच्छा सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। श्री इन ह्योक को लगता है कि वह बकवास कह रहा है। जी वो अपनी उम्र में मजबूत हो सकता है पर बस इतना ही। वेरोमोंट पैट्रिक ने जूरियन पैट्रिक को बचपन से सिखाया है। वह एकदम अलग स्तर पर है। अभी उसकी रैंक नहीं है पर अफवाह है कि वह दुनिया के टॉप 100 में आ सकता है। जी सुख पूछता है कि वहां क्या हो रहा है और वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। जूरियन कहता है कि वह अपने शिष्य मिस्टर कैडेन के साथ स्पैरिंग मैच करना चाहता है। कैडेन वेरोमोंट जूरियन से कहता है कि उसका विश्व रैंकर बनने का मैच पास है फिर भी वह कम अनुभवी से लड़ना चाहता है। जूरियन वेरोमोंट से पूछता है कि उसने क्या कर दिया। वह बहुत आगे बढ़ गया। जीवू कहता है कि वह इसे स्वीकार करता है। मिस जी यंग यू जीवू को बताती है कि यह पहले के मुकाबलों जैसा नहीं है। जीवू कहता है कि वह समझता है पर उसके लिए सभी मुकाबले एक जैसे हैं क्योंकि उसे बताया गया था कि मिस्टर कैडेन ने कभी किसी चुनौती को नहीं ठुकराया। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। वेरेमंड सीधे उसे घूरता है और पूछता है क्या उसका पोता उसे चुनौती दे रहा है। जीवू के कुछ कहने से पहले वह कहता है कि उसका पोता उससे लड़ना चाहता है तो वही चुनौती करता है। शुरू में ऐसा नहीं लगा पर अब वह देख सकता है कि जीवू और मिस्टर कैडेन में कई तरह की समानताएं हैं। साथ ही उसे कैडेन का शिष्य होने का मतलब भी समझ में आ गया है। वह जीवू से उसका नाम पूछता है जो इनह्युक को चौंका देता है। वह सोचता है कि क्या वह शीर्ष 10 का व्यक्ति जीवू के नाम में रुचि ले रहा है। जीवू अपना नाम बताता है। वेरेमंड कहता है वह याद रखेगा और 1 महीने बाद मैच के लिए मिलेंगे। सभी 1 महीने के लिए सहमत होते हैं जबकि जूरियन जी यंग को देखता है। वह उससे एक एहसान मांगता है और एक मौका देने के लिए कहता है। उसके अचानक अनुरोध से सब हैरान हैं। वह जी यंग से कहता है कि वह समझता है कि वह किसी को देख रही है पर अंतिम परिणाम अनिश्चित है इसलिए वह उससे एक मौका मांगता है। जी वो आश्चर्य से उनकी ओर देखता है पर कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद वे जाने की अनुमति मांगते हैं और कहते हैं कि 1 महीने में लौटेंगे। जिसुक जी यंग से पूछता है कि यह सब क्या था पर वह उल्टा सवाल करती है कि वह ऐसी बातें क्यों कहता है जो जी वू को असहज करती हैं। जिसुक कहता है कि उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे उस लड़के से शादी करने की जरूरत नहीं है। जी वू शर्मिंदा हो रहा है। जिसुक जी यंग से पूछता है कि उसने उसे तुरंत मना क्यों नहीं किया और जी वू को रुकने को कहता है जो जाना चाहता है। जी यंग कहती है कि यह दुनिया के टॉप 10 में से एक व्यक्ति का प्रस्ताव था जिसकी शक्तियां असाधारण मानी जाती हैं। यह वास्तविक प्रस्ताव था, आदेश नहीं। बिना कारण टॉप 10 का ऑफर ठुकराना खतरनाक है। जिसुक कहता है कि इसीलिए उसने सही समय पर जी वू का नाम लिया। जी यंग कहती है वे जी वू पर बोझ डाल रहे हैं पर वह कहता है यह बोझ नहीं है। वह हमेशा मदद पाता रहा है, अब खुश है कि वह उसकी मदद लौटा सकता है। जी यंग कहती है उन्होंने उसे खतरे में डाला, अब उसे रिस्की फाइट करनी पड़ेगी। जी वू कहता है यह लड़ाई उनसे जुड़ी नहीं, कैडेन का शिष्य होने के कारण आई है। जिसुक जाता है। जी वू पूछता है क्या वह उसे मौका देगी। वह पूछती है क्या यह उसे परेशान करता है। वह मुस्कुराकर कहती है अगर उसे परेशानी है तो वह उस लड़के को मौका नहीं देगी। वह कहती है कि जिसुक ने शुरू किया पर जब तक वह उसे देख रही है किसी और के लिए जगह नहीं है।
जी वू सिर झुकाता है, पर चेहरे पर गहरी मुस्कान है। वेरेमंड सोफे पर बैठा जुरियन से कहता है, वह समझ सकता है कि उसने उस लड़के से मैच क्यों मांगा। शायद कायडेन से लड़ने की योजना थी। वह इस विचार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वह मानता है कि वह किसी से भी नहीं हारेगा जो उत्तराधिकारी के लिए जरूरी है। हालांकि उसे लगता है कि जुरियन ने इस बार हद पार कर दी, क्योंकि कायडेन उसकी लीग से बाहर है। जुरियन चुपचाप सुनता है। वह कहता है कि उसे यह एक युवा जागृत लग सकता है, पर उस आदमी ने दुनिया के टॉप 10 को चुनौती दी, पर किसी ने स्वीकार नहीं की। वह पूछता है कि क्या टॉप 10 जागृतों को लगा कि यह उनके समय के लायक नहीं था। वेरेमंड बताता है कि शीर्ष 10 एक दूसरे से नहीं लड़ते, यह सम्मान के कारण है, पर मुख्यतः क्योंकि वे जानते हैं कि दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल होंगे। अंततः वे आसान शिकार बन जाएंगे, इसलिए वे एक दूसरे से लड़ने से बचते हैं। जुरियन पूछता है कि क्या कायडेन की शक्ति शीर्ष 10 के बराबर है। वह कहता है कि कोई नहीं जानता, पर उनके खिलाफ जाना शीर्ष 10 के लिए भी आसान नहीं है। श्री कायडेन एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें शीर्ष 10 सर्वसम्मति से मानते हैं। रात में घर में बैठे कायडेन जी वू को जुरियन के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि वह विश्व के शीर्ष 100 में होगा, पर वेरेमंड का पोता होने के कारण अभी डेब्यू नहीं किया। जी वू पूछता है कि क्या जुरियन शीर्ष 100 में है तो क्या वह मजबूत है। श्री कायडेन सहमत हैं, क्योंकि अगर वो टॉप 100 में है तो उसकी लड़ाई की ताकत दुनिया के सभी जागृत लोगों में टॉप 100 में है। वो जीवू को बताता है कि क्लेन भाई, जिनसे वो और उसका दोस्त लड़े थे, वो टॉप 100 में नहीं है। अमायोंग भी नहीं, क्योंकि वो हत्यारे के रूप में है, आधिकारिक मैच से नहीं। जी वो हैरान है कि वे ताकतवर लोग टॉप 100 में नहीं हैं। श्री कडेन उससे पूछते हैं कि क्या अब वह समझता है कि वह किससे लड़ने को तैयार हुआ है। श्री कार्टिन उस मूर्ख से पूछता है कि वह लड़ाई स्वीकारने से पहले स्थिति का आकलन क्यों नहीं करता। जी वो कहता है कि वह चुनौती ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि वह कडेन का शिष्य है। अगर वह मना करता है तो वह कडेन के नाम को शर्मिंदा करेगा। श्री कडेन उसे बताता है कि जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, यह उसके लिए एक अवसर हो सकता है कि यह कैसा है, क्योंकि जागृत लोगों की दुनिया में चुनौती मिलना अपरिहार्य है, और यह केवल बदतर हो जाएगा क्योंकि उसका नाम सीढ़ी पर चढ़ जाता है। जब तक वह वैश्विक मान्यता प्राप्त नहीं करता, तब तक चीजें बहुत अधिक तीव्र होंगी, क्योंकि वह कडेन के प्रशिक्षु हैं। कभी कभी यह युवा साबित करना चाहते हैं कि वे उससे अधिक मजबूत हैं, और दूसरी बार यह वे होंगे जो कडेन के खिलाफ द्वेष रखते हैं। श्री कार्टिन का कहना है कि दुनिया भर में जाने का श्रेय पिकाचू को जाता है, जो हर किसी के साथ झगड़े उठाता है। श्री कडेन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाता है और पूछता है कि कौन जानता था कि उसे एक प्रशिक्षु मिलेगा। वह जीवू से पूछता है कि वह मैच का सामना करने की योजना कैसे बना रहा है। जीवू उसे बताता है कि जैसा कि वह शुरू से जानता था, वह उसके खिलाफ एक मौका नहीं खड़ा था, लेकिन कम से कम वह इसे मजबूत होने के लिए एक कदम पत्थर बना देगा। श्री कडेन को लगता है कि यह उसे अच्छा लगता है कि वह लड़ाई में जीतता है या हारता है। उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसने अभी क्या कहा, क्योंकि वे मानसिकताएं अंत में उसे मजबूत बनाती हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और जीवू यह देखने के लिए खड़ा हो गया कि दरवाजे पर कौन है। श्री कार्टिन ने कडेन वह क्या था जब उसने उनके बीच कदम रखा, जिस तरह से उसने किया था, यह जानते हुए कि वह हमेशा दुनिया के शीर्ष 10 के साथ लड़ने के लिए उत्सुक है, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वह उनके साथ नहीं लड़ सकता। श्री कडेन उसे बताता है कि वह वेरोमोंट के साथ लड़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहा है। श्री कार्टिन उसे बताते हैं कि वो वेरोमोंट से लड़ना नहीं चाहते, पर जीवू को इस तरह नीचा देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। उस वक्त को याद करके वो फिर से गुस्से से भर गए। श्री कार्टिन पूछते हैं क्या वो बिना सोचे कूद पड़े क्योंकि जीवू की बेइज्जती देख नहीं सकते थे। श्री कार्टिन कहते हैं कि जीवू को नीचा दिखाना उन्हें नीचा दिखाना है और वो ऐसा नहीं होने दे सकते। श्री कार्टिन और श्री कार्टिन लिविंग रूम में गए, जहां जीवू और उसके दोस्त पहले से बैठे थे। जी सेओक पूछता है क्या वो सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से उनके साथ नहीं घूमेगा, क्योंकि ये हैरानी की बात है। हालात देखते हुए जीवू को कड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए, पर दोस्तों के साथ न घूमना ज्यादा हो गया। जीवू और जी सेओक के साथ बैठी सुबिन कहती है कि वो बहुत परेशान है, क्योंकि ट्रेनर ने बताया कि जुरियन बहुत ताकतवर है। आखिरकार उन्हें ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो आसानी से विश्व रैंकिंग में जगह बना लेगा। जीवू कहता है कि उसने भी यही सुना है, पर अब कुछ नहीं हो सकता, वह बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेगा। जी सेओक हंसकर कहता है कि जीवू जुरियन को दिखाए कि वह कैसे हार सकता है, फिर भी उसे मारता है क्योंकि उसने उसकी बहन को मारा। सुबिन हंसकर कहती है कि जुरियन की दोनों नाक से खून निकाल दो। अचानक घंटी बजती है और जीवू देखने जाता है कि कौन आया है। सुबिन बताती है कि उसने रास्ते में खाना मंगवाया था। वह कुछ और मंगवाने वाली थी, पर वो इनने जाजांगमयोन मांगा क्योंकि वह जीवू की बिल्लियों में व्यस्त है। खाना परोसते समय जी सेओक देखता है कि 2 अतिरिक्त जाजांगमयोन हैं। सुबिन कहती है कि वे वो इनके लिए हैं। वह 2 और मंगवाने को कहता है क्योंकि उसे जाजांगमयोन बहुत पसंद है। जबकि मिस्टर कार्टिन और मिस्टर कार्टिन सोफे पर बैठे देख रहे हैं, जीवू सोचता है कि वो इनको जाजांगमयोन बहुत पसंद है। वो इनको याद है जब प्रोफेसर ने उसे जाजांगमयोन दिया था। बचपन में वो इन जाजांगमयोन खाता था
और प्रोफेसर मुस्कुराते हुए उसे देखते थे। खाते समय सुबिन और जी सियोक फिर लड़ रहे हैं। सुबिन पूछती है कि बिना पूछे मीठे खट्टे पोर्क पर सॉस कौन डालेगा। जी सियोक कहता है कि सब एक जैसा है, तुम बस खाओ। दूसरी ओर कार्यालय में जिन यंग यू जुरियन के साथ बैठी हैं, जुरियन चाय पीते हुए याद करता है कि दादा ने कहा था कि देश की टॉप रैंक एक युवा महिला है। वह एक बड़े संगठन की प्रमुख है। वह उससे छोटी हो पर वह देश का प्रतिनिधित्व करती है। वह जुरियन से कहता है कि उनका सम्मान करना सुनिश्चित करे। उन्होंने सोचा, कोई उनसे छोटा कैसे टॉप रैंकर हो सकता है। यह समझना मुश्किल नहीं कि इस देश में जागृत लोग कितने दुखी होंगे। जैसे ही वह उसके सामने बैठता है, वह उससे आज की यात्रा का कारण पूछती है। जुरियन माफी मांगता है और बताता है कि वह दादा के साथ जा रहा है, पर मैच के लिए वापस आएगा। वह कहता है कि जाने से पहले उसे देखना चाहता था। उम्मीद थी कि एक मौका मिलने का जवाब मिलेगा। जिन यंग यू ने माफी मांगी, कहा कि वह उसे वह मौका नहीं दे सकती जो उसने मांगा था। जुरियन सोचता है कि वह उसे पैट्रिक परिवार का हिस्सा बनने का मौका कैसे ठुकरा रही है। वह पूछता है कि क्या वह कारण बता सकती है। वह कहती है कि उसे एक वादा निभाना है। जुरियन सोचता है कि वह किस तरह के वादे की बात कर रही है। अचानक उसे जी सियोक याद आता है और सोचता है कि क्या वही कारण है। वह चौंक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह सिर्फ एक वादे के लिए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर रही है। वह उसे समझता है, लेकिन अनिश्चित है कि उसका दिल कहां जा रहा है। वह खड़ा होता है और उसे बताता है कि वह उसे फिर से देखेगा। लौटते समय वह उसके आत्मविश्वास और सुंदरता के बारे में सोचता है, जो उसे हमेशा आकर्षित करता है। दूसरी ओर जीवू अपना प्रशिक्षण कर रहे हैं। सभी बिल्लियां जीवू को प्रशिक्षण करते हुए देख रही हैं। श्री कादेन उसे बताता है कि उसे अब तक पता चल जाना चाहिए, क्योंकि केवल 1 महीने में बिजली की मात्रा बढ़ाना असंभव है, और उससे उसकी अगली सबसे अच्छी शर्त के बारे में पूछता है। वहीं वह बॉक्सिंग बैग पर पंच मार रहे हैं। जीवू उन्हें अपनी शक्ति का पूरी तरह से और कुशलता से उपयोग करने और इसे बनाने के लिए कहता है, ताकि वह उस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। श्री कादिन उसे बताता है कि वह अपनी गति और सटीकता दोनों खो रहा है। श्री कादिन उसे अपनी उंगलियों और पैरों का उपयोग तेजी से और अधिक सटीक रूप से हमला करने का निर्देश देता है, जिससे उसकी शक्ति अधिक प्रभावी ढंग से चलती है। श्री कार्टिन जीवू को इसे आसान बनाने के लिए कहता है, क्योंकि केवल 1 महीने के प्रशिक्षण से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जीवू उसे बताता है कि शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंत में 1 महीना 1 साल और 2 साल हो जाएगा। श्री कार्टिन ने मी कदीन कि वह श्री जैसा दिखता है। जब भी वह जीवू को अधिक देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उसे मिस्टर की तरह बात करते हुए सुना है, कादिन करता है। जीवू थक जाता है और फर्श पर लेट जाता है। श्री कादिन उसे याद दिलाता है कि वह कुछ भूल रहा है और उसे करते रहने की सलाह देता है। वह आराम करते हुए उसे सिर्फ बल नियंत्रण के लिए उपयोग करता है। श्री कडेन उसे ध्यान से सुनने को कहते हैं, क्योंकि वह पैट्रिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताएंगे। श्री कडेन बताते हैं कि पैट्रिक अपनी छाया का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं कि पैट्रिक सामान्य लड़ाई तकनीकें भी इस्तेमाल करता है, पर उनकी असली ताकत छाया से हमला और बचाव करना है। मिस्टर कडेन जीवू से कहते हैं कि वह देखे जो वह दिखाने वाले हैं। वह अपनी छाया बनाकर उसे थोड़ा हिलाते हैं। जीवू कहता है कि उसने छाया को थोड़ा हिलते देखा। श्री कडेन एक बड़ी छाया बनाकर जीवू को उसमें ले जाते हैं। जीवू महसूस करता है कि छाया के अंदर बल नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्री कडेन छाया रोककर कहते हैं कि यह उनके लिए कठिन है और पैट्रिक इससे भी ज्यादा शक्तिशाली और सटीक तरीका इस्तेमाल करता है। मिस्टर कार्टिन हैरान हैं, क्योंकि यह मामूली नकल नहीं थी। उन्होंने बिजली से पैट्रिक की तरह ही अपनी छाया का नियंत्रण किया था। उसे लगता है कि बिल्ली के बच्चों में अकल्पनीय शक्ति हो सकती है। मिस्टर कार्टिन देखते हैं श्री कडेन और जीवू को रात में बल नियंत्रण का अभ्यास करते हुए। 1 महीने बाद वेरोमोंट और जुलियन पैट्रिक जियोंग यू के दफ्तर आए। उसने और श्री इनहाइक ने उसे बधाई दी, क्योंकि उसने दुनिया के 45वें रैंक को हराया था। जुलियन ने दोनों को धन्यवाद दिया और जियोंग यू को देखा। वेरोमोंट ने कहा वे आगे बढ़ना चाहते थे, पर एक मैच के लिए सब टाल दिया। श्री इनहाइक जीवू के लिए चिंतित होते हैं। तभी जीवू श्री कडेन के साथ आ जाता है। श्री कडेन और जीवू अंदर गए, जहां जुलियन से लड़ाई हो रही थी, और सबका अभिवादन किया। जियोंग यू को याद आया जब वह उसके घर गई थी और मिस्टर कार्टिन ने कहा था कि वे तहखाने में बंद थे। वह कहता है कि अब वह बिल्लियों को खाना खिलाने का जिम्मेदार है। श्री कडेन कहते हैं कि लड़ाई शुरू करें, इंतजार करने का कोई कारण नहीं है। श्री इनहाइक, मिस जियोंग यू, मिस्टर कडेन और वेरोमोंट एक पंक्ति में खड़े हैं, जबकि जीवू और जुरियन एक दूसरे के सामने युद्धभूमि में हैं। मिस्टर कडेन जुरियन को बुलाकर कहते हैं कि उसे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक विश्व रैंकर एक छोटे बच्चे से लड़ रहा है। वेरोमोंट मिस्टर कडेन को बताता है कि वे इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और मिस्टर कडेन कहते हैं कि वह इसे खत्म नहीं कर रहा और पूछते हैं क्या वह कर रहा है। वह पूछते हैं कि क्या वह कहना चाहता है कि जुरियन ने जो किया वह सामान्य था। वह उसे बताते हैं कि वह यह अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसने अपने पोते को सुधारने के लिए काम किया है। जुरियन मिस्टर कडेन से कहता है वह मानता है कि उसकी लड़ने की इच्छा ने उसे बोलने पर मजबूर किया, और वह अपने शिष्य का आभारी है। वह आगे कहता है
कि वह प्रस्ताव करता है कि उनके बीच के अंतर को कम करने के लिए उसे एक हैंडीकैप दिया जाए। मिस्टर कडेन पूछते हैं कि उसके पास किस तरह का हैंडीकैप है। जुरियन कहता है कि अगर जीवू उसके शरीर पर हमला करे तो वह हार मानेगा। जुरियन जीवू को बताता है कि यह उसे कम आंकने के लिए नहीं है और उसे सही समझने को कहता है। जबकि श्री इनहाइक सोचते हैं कि विश्व रैंकर पर हमला करना जीवू के लिए बड़ी चुनौती है। अफवाह है कि जुरियन ने सिन्नानन में रैंकर को बुरी तरह हराया था। जीवू जुरियन को बताता है कि वह समझता है कि वह उसे नीचा नहीं दिखा रहा और जानता है कि उसकी जीत की संभावना कम है। जैसे ही मिस जोंग यू जीवू को देखती है, जुरियन यह नोटिस करता है। वह सोचती है कि वह जीवू से नजर नहीं हटा पा रही और सोचती है कि क्या वह उसकी चिंता कर रही है। वेरोमोंट कहता है कि मैच शुरू करना चाहिए क्योंकि दोनों शर्तों पर सहमत हो गए हैं। श्री कडेन गुस्से में कहते हैं कि यह उनके पैर के लिए बेहतर शर्त है। वे घोषणा करते हैं कि अब मुकाबला शुरू होगा। जीवू खड़े होकर लड़ाई की तैयारी में गहरी सांस लेता है। उसे याद आता है कि श्री कडेन ने उसे सिखाया था और वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने का फैसला करता है। उसे याद आता है जब श्री कडेन ने उसे इस बार अलग रणनीति अपनाने को कहा था। उसने पूछा कि श्री कडेन ने क्यों कहा कि जूरियन से उसका अंतर इतना है कि वह ज्यादा नहीं सीख पाएगा। जूरियन उसे सीखने का मौका नहीं देगा। वेरोमोंट देखता है कि जीवू घबराया हुआ पर निडर लगता है। उसकी नजर में साहस झलकता है। पहली बीप पर जूरियन सोचता है कि जीवू बिजली का इस्तेमाल करेगा, इसलिए वह जल्दी निपटना चाहता है। श्री इनहेक सोचते हैं, काश उन्होंने देखा होता कि जीवू की मुद्रा अलग है, जैसे वह शक्ति बाहर निकालने को तैयार हो। दूसरी बीप पर जीवू ने अपनी पूरी गति सक्रिय कर दी। सभी दोनों को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। जीवू को याद आया जब श्री कडेन ने उसे लड़ाई शुरू होते ही पूरी ताकत लगाने को कहा था। जीवू तेजी से जूरियन पर हमला करने बढ़ा। जूरियन ने बचाव की कोशिश की पर देर हो चुकी थी। जीवू सफलतापूर्वक हमला करता है। वेरोमोंट सोचता है क्या कडेन का शिष्य सुपर स्पीड का उपयोग करता है। जूरियन सोचता है कि क्या वह जीवू से हार गया था। अचानक श्री कडेन कहते हैं कि यह खत्म हो गया है, जैसा उन्होंने कहा था कि जीवू का सफल हमला उनकी हार होगी, तो उस हिसाब से वह उससे हार गया। श्री इन ह्योग घोषणा करते हैं कि जी वू सेओ जीत गए। अचानक श्री कडेन की आवाज आती है कि यह सब खत्म हो गया है। वह जुरियन को याद दिलाता है कि उसने कहा था कि जी वू का छूना भी हार मानी जाएगी, तो इस मामले में वह उससे हार गया है। श्री इन ह्योग जी वू को विजेता घोषित करते हैं और सोचते हैं कि विश्व स्तरीय जुरियन हमले का जवाब कैसे नहीं दे पाया। जुरियन अभी भी सदमे में है क्योंकि वह कुछ नहीं कर पाया। जीवू ने श्री कडेन से कहा कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। श्री कडेन उसे बताता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है जो अकड़ दिखाते हैं। सही बटन दबाओ और बाकी वो खुद कर देंगे। जूरियन हैरानी से जीवू से पूछता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे इतना सोचा समझा था। श्री कार्टिन सोचते हैं कि जूरियन बेचारा फंस गया क्योंकि उसने जीवू से वादा किया था कि अगर वो उसके शरीर पर वार कर पाया तो वो हार मान लेगा। श्री कार्टिन का मानना है कि जूरियन पहले से ही हार चुका है क्योंकि वह मूर्ख श्री कडेन के जाल में फंस गया। कडेन के जाल में। लेकिन वे कहते हैं कि कडेन की चालें श्री कार्टिन पर नहीं चलेंगी। वेरोमोंट कडेन से पूछता है कि उसके विपरीत उसके शिष्य की करीबी लड़ाई की शैली नहीं थी, जिस पर कडेन सहमत होता है। वेरोमोंट हैरान है क्योंकि जीवू की शुरुआती मुद्रा जूरियन को भ्रमित करने के लिए एक धोखा था। वेरोमोंट सोचता है कि उसने उन्हें सही चुना, पर वे सिर्फ कुछ ही थे। अगर जीवू की गति इतनी तेज न होती तो योजना सफल नहीं होती। चूंकि उसकी गति अद्भुत थी, जूरियन को तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़ी। श्री कडेन हंसकर वेरोमोंट से कहते हैं कि उनके पोते को जूरियन ने हरा दिया, जो अभी भी वहीं खड़ा है। वह बहुत सदमे में है। सोचता है कि उसने पैट्रिक परिवार का नाम बदनाम किया है और कहता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। श्री कडेन पूछते हैं क्या गलत है, क्या वह इसे अमान्य मानता है, और जीवू को फिर से लड़ने को कहते हैं। जूरियन श्री कडेन को देखकर अपनी हार स्वीकार करता है। जीवू कहता है कि वह अगली बार चुनौती देगा क्योंकि इस साधारण लड़ाई में वह कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वह अभी और यहीं उसे चुनौती देना चाहता है। सच कहें तो वह ऐसा तब करेगा जब वह खुद को उसका योग्य प्रतिद्वंद्वी बना लेगा। जूरियन कहता है कि यह अच्छा विचार है और वह इसका इंतजार करेगा। वह झुककर उनसे जाने की अनुमति मांगता है। जीवू को एहसास होता है कि उसने मैच नहीं जीता है। वह बस दी गई परिस्थितियों में उसे हराने में कामयाब रहा। वह अगली बार बिना किसी चाल के उसका सामना करने के लिए मजबूत बनने का फैसला करता है। वर्मोंट कडेन से कहता है कि उसे अपने शिष्य पर गर्व होना चाहिए और पूछता है कि उसे प्रशिक्षण देते कितना समय हो गया है। कडेन उसे बताता है कि केवल थोड़ा समय ही बीता है। वेरोमोंट हैरान है कि वह इतने कम समय में इतना मजबूत हो गया है। वह कडेन से कहता है कि उसका शिष्य उसी मिट्टी का बना है क्योंकि वह एक छोटा राक्षस है। कडेन कहता है कि उसने अच्छा सिखाया है और वेरोमोंट से शर्माने के बजाय उसकी तारीफ करने को कहता है। वेरोमोंट पूछता है कि क्या उसका नाम जी वू सेओ है, जिस पर जी वू हाँ कहता है। वेरोमोंट कहता है कि उसे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि यह उसके पोते के लिए एक शानदार अनुभव रहा होगा। जी वू उसे ऐसा कहने से रोकता है।
वेरा मोंटी कहता है कि वह उन्हें कुछ देर बाद मिलेगा और वहां से चला जाता है। श्री कडेन जी वू से कहता है कि उन्हें वापस जाना होगा, अपनी घायल बांह छोड़कर हर जगह प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा, और बताता है कि चाल सिर्फ एक बार बचा सकती है, हर बार नहीं। जी वू मिस्टर इन हियोक के सामने झुकता है और उन्हें बताता है कि वह अब जा रहा है। श्री इन हियोक ने सुझाव दिया कि वह अस्पताल में कुछ जांच करवाए। जी वू कहता है कि वह ठीक है और बताता है कि श्री कार्टिन ने कहा कि वह उपचार के बाद उसे देखेंगे। मास्टर कार्टिन चिंतित बैठे हैं क्योंकि उन्होंने उत्साह में जीवू से वादा कर दिया। उन्हें याद आया जब उन्होंने जीवू को आश्वस्त किया था कि जब तक वे जीवित हैं उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए उसे चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने उसे पूरी ताकत लगाने को कहा। बाहर जाते समय श्री कडेन जी वू को याद दिलाते हैं कि वह चलते समय बल नियंत्रण भूल रहा है। वह कहते हैं कि जुरियन से लड़ाई के बाद वह ढीला पड़ गया है और वह मुकाबला स्पैरिंग भी नहीं कहा जा सकता। जीवू यह सुनकर हंस पड़ता है। श्री इन ह्योक जी उनसे कहता है कि जुरियन की बाधा के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि जी वू मैच जीत पाएगा। जी उन यू उसे बताती है कि उसे लगता है जी वू रोज मजबूत होता जा रहा है। दूसरी तरफ रात को श्री कार्टिन जी वू का इलाज कर रहे हैं। वह बताता है कि उसका हाथ टूटा था पर आराम से ठीक हो जाएगा। उन्होंने श्री कार्टिन को धन्यवाद दिया। श्री कडेन कहते हैं कि हंस की हमले की विधि के बावजूद शरीर पर प्रभाव अभी भी काफी है। जीवू कहता है कि यह सच है लेकिन अब बहुत बेहतर है। श्री कडेन को लगता है कि कोई घर में आया है। एक महिला घर में आती है और बिल्लियों से पूछती है क्योंकि वे बड़ी हो गई हैं। वह एक नई बिल्ली देखकर सोचती है कि क्या यह परिवार का नया सदस्य है। जीवू यह देखने बाहर गया कि घर में कौन आया है। उसने देखा कि वह उसकी माँ थी। घर में एक महिला आई। श्री कडेन सोचते हैं कि क्या वह जीवू की माँ है। श्री कार्टिन पूछते हैं कि क्या कैडेन उसे पहली बार देख रहा है। श्री कडेन कहते हैं कि वह जानता था कि वह विदेशी दवा कंपनी में शोधकर्ता थी पर कभी नहीं देखा। जीवू की माँ उसे गले लगाकर कहती है कि वह बहुत बड़ा हो गया है। वो माँ से पूछता है क्या हो रहा है पर वो नहीं बताती और पूछती है कि वो कोरिया कब आई। माँ ने बताया कि कुछ काम था इसलिए देश में होते हुए रुक गई। वो उसे घूरती है। वो थोड़ा घबराकर पूछता है कि क्या कोई समस्या है जो वो देख रही है। माँ पूछती है कि क्या इन दिनों कुछ अच्छा चल रहा है। जी वो सवाल नहीं समझ पाया और पूछा कि उसका क्या मतलब है। माँ कहती है कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है, चेहरे पर चमक और उत्साह है। सोफे पर बैठकर जीवू माँ को जागृत व्यक्ति के बारे में बताता है क्योंकि वो अजीब नहीं था बल्कि वो एक जागृत व्यक्ति था और दुनिया में ऐसे कई और लोग थे। माँ दुखी होती है यह जानकर कि उसे अपने जागृत होने का पता चल गया। जीवू हैरान था कि माँ को यह पहले से पता था पर उसने कभी नहीं बताया। माँ बताती है कि वह जागृतों के बारे में पहले से जानती थी क्योंकि वह एक दवा कंपनी में शोध करता है। तभी उसे पता चला कि उसका बेटा भी जागृत है। जीवू पूछता है कि उसने उसे यह बात कभी क्यों नहीं बताई। उसकी माँ उसे बताती है कि उसने इस बारे में बहुत सोचा था पर जागृत लोगों की दुनिया खतरनाक थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह इस कठोर माहौल को झेल पाएगा, पर उसे फिर से परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह हाल ही में स्थिर हुआ था। लेकिन उसे देखकर उसे लगा कि शायद यह सब उसकी चिंता भर थी क्योंकि उसने उसे इतने अच्छे मूड में लंबे समय से नहीं देखा था। जीवू हंसता है। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वह अभी भी उसके लिए चिंतित है। जीवू अपनी माँ से कहता है कि वह चिंता न करे क्योंकि वह पहले से काफी बेहतर है। वह बताता है कि उसके पास एक गुरु है जो उसके नए दोस्तों के जरिए उसका मार्गदर्शन करता है। उसकी माँ दोस्त शब्द सुनकर हैरान हो जाती है। अचानक घंटी बजती है और जिसुक, वून और सुबिन अंदर आते हैं। सुबिन उस पर चिल्लाता है और पूछता है क्यों, कहते हुए कि वह फोन नहीं देख रहा। अचानक वे एक महिला को जीवू के साथ बैठे देखते हैं। जिसुक पूछता है क्या कोई आया था। सुबिन महिला के बारे में पूछती है। उसे लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है। जीवू उन्हें बताता है कि वह उसकी माँ है। वे सब हैरान थे यह जानकर कि जीवू की माँ है। जीवू की माँ मुस्कुराती है और कहती है कि वह उन सब से मिलकर खुश है। सभी ने नमस्ते कहा और झुककर अभिवादन किया। जीवू सबका परिचय कराता है, अपनी माँ को उनके नाम बताता है। एक जिसुक यूं है, दूसरा वून है और तीसरा सुबिन है। जीवू की माँ उनसे मिलकर खुश है और कहती है कि पहली बार जीवू ने दोस्तों से मिलवाया, वह नहीं जानती कैसे प्रतिक्रिया दें। वह उनसे पूछती है कि क्या उसने कोई गलती की है। वे कहते हैं कि वे सब एक जैसे हैं क्योंकि वे पहली बार किसी दोस्त की माँ से मिल रहे हैं। सब हंसते हैं। जीवू की माँ कुछ कहना चाहती है पर हिचकिचाती है और मिस सेओ से कहती है कि वो बात करें। जीवू की माँ सोचती है कि क्या उसे बोलना चाहिए। सुबिन कहता है कि बात करना ठीक रहेगा। जीवू की माँ कहती है कि वो खाली हाथ आई है, माफी मांगती है कि वो कुछ नहीं बना पाई। जिसुक कहता है चिंता न करें, उसे घर का खाना पसंद नहीं। सुबिन कहती है कि उसे डिलीवरी का खाना पसंद नहीं। वून कहता है कि उसे जजांग मयोन पसंद है। खाते हुए सुबिन कहती है कि जी वो दोस्त बनाने में मशहूर है। वह कहती है कि अकादमी में भी उसके कई चाहने वाले हैं। इसके अलावा वह बहुत ताकतवर भी है। जी वो शर्माता है और कहता है कि वह मजबूत नहीं है।
जिसुक पूछता है कि उससे कौन कौन हारा है। जब जी वू की माँ उसे देखती है तो वह पुराने जी वू को याद करती है जो हमेशा उदास और शांत लगता था। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जिसुक यह देखने के लिए उठता है कि दरवाजे पर कौन है और श्री कदान आते हैं। श्री कदान प्रवेश करते हैं और जीवू की माँ से अपना परिचय देते हैं, जीवू के संरक्षक के रूप में। जीवू की माँ ने भी खुद को जीवू की माँ के रूप में पेश किया और बेटे को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। श्री कदान उन्हें धन्यवाद देने से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर पहले पता होता तो वे खुद आते और माँ से हाथ मिलाते हैं। श्री कार्टिन यह देखकर सोचते हैं कि कदान को क्या हुआ है, क्योंकि वे उन्हें कभी इतना बेचैन व्यवहार करते नहीं देखा जो आमतौर पर शीर्ष 10 से टकराते हैं। दूसरी ओर जा यंग यू अपने कार्यालय में बैठी है। उसे जिसुक से एक सूचना मिलती है जो उसे जीवू की मां के आने के बारे में बताता है। जैसे ही जा यंग यू जीवू के घर की घंटी बजाती है, जीवू यह देखने के लिए बाहर जाता है कि दरवाजे पर कौन है। वह जा यंग यू को देखकर खुश होता है। वह दरवाजा खोलते हुए पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। जा यंग यू उसे बताती है कि वह इस इलाके से गुजर रही थी। वह उसे फलों की टोकरी देती है जो वह साथ लाई थी। जीवू ने कहा कि टोकरी लाने की जरूरत नहीं थी और उसे अंदर ले गया। चूंकि सभी पहले से ही घर में थे, वे जा यंग यू को देखकर आश्चर्यचकित हुए। जीवू अपनी मां को जा यंग यू और जी उंग से मिलवाता है। वह अपनी मां को बताता है कि जा यंग यू जिसुक की बड़ी बहन है और जागृत की अध्यक्ष है। वह मां से कहता है कि उन्होंने बहुत मदद की, क्योंकि उसे जागृत होने का मतलब भी नहीं पता था। जी योंग यू शर्माती हैं और कहती हैं कि यह कुछ नहीं था। जी वू कहता है कि यह बहुत था और मां को बताता है कि उन्होंने हर तरह से मदद की, यहां तक कि जागृत अकादमी में भी शामिल करवाया। जीवू की मां ने धन्यवाद दिया, पर जी योंग यू ने कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी थी। जीवू आगे बताता है कि जी योंग यू देश की सबसे शक्तिशाली जागृत हैं। शिनवा सबसे शक्तिशाली संगठन है और वे उसकी नेता हैं। उसकी मां जी योंग यू के बारे में यह सब जानकर प्रभावित होती है। जीवू मां से कहता है कि वह जी योंग यू के लाए फल ले आए। मां उसे दोस्त के साथ रहने को कहती है, वह फल ले आएगी। जबकि वहां एक अजीब सा सन्नाटा है। जी योंग यू जीसुक के पास सोफे पर बैठ जाती है। सुबान जी योंग से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई और वह बताती है कि वह पास से गुजर रही थी तो रुक गई। जीसुक सोचता है कि वह सच कह रही है, क्योंकि उसने उसे जीवू की मां के बारे में बताया था। पर वह सोचता है कि वह पहले से इस इलाके में कैसे थी। क्या यह संयोग है या कुछ और। अचानक उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है। वह गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आज उसका अंतिम दिन है। सुबान पूछती है कि क्या वह चाहता है कि वह दूसरी तरफ मारे। जीसुक ने उसे गर्दन पर मारने को कहा। सुबान ने मारा पर कुछ नहीं हुआ। वह फिर से कोशिश करने को कहती है जबकि वह उसे मार रही है। जीवू और उसकी मां फल लाते हैं जब सुबान और वो इन जीसुक की गर्दन ठीक कर रहे हैं। मिस्टर कार्टिन को यह सब बहुत हंगामा लगता है क्योंकि चारों ओर लोग हैं। जीवू की मां कहती है कि वह रुकना चाहती है पर उसे जाना होगा। जीवू मां से पूछता है क्या वो जा रही हैं। वो कहती हैं जल्दी लौटेंगी, उसे अब जाना होगा। वो सबकी सराहना करती हैं क्योंकि जीवू को इतना उत्साहित पहले कभी नहीं देखा। वो बताती हैं कि वो हमेशा उदास और डर से घिरा रहता था। वो कहती हैं कि उसकी क्षमता का कारण खोजने की कोशिश कर रही है ताकि इलाज कर सकें। इसी वजह से उन्होंने अपनी मौजूदा नौकरी शुरू की है। पर अब सामने वो जीवू है जिसे वो हमेशा देखना चाहती थीं, न कि वो जो पहले था। उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि वो बदल गया है और इसका श्रेय सबको जाता है। वो कहती हैं कि मां होने के नाते वो नहीं जानती कैसे सबका शुक्रिया अदा करें। वो सबके सामने झुककर कहती हैं कि जीवू को उनकी देखरेख में छोड़ने पर भरोसा करेंगी। कुछ देर बाद जीवू मां को विदा करने जाता है। वो उसे लौटने को कहती हैं पर वो कार तक छोड़ने की जिद करता है। वीडियो समाप्त। अगले भाग के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ज्यादातर लोग बिना सब्सक्राइब देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और नई सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलेगी।